वी आर इंडियंस, हमें मसालेदार कहानियां बहुत पसंद है, इसीलिए हम बिग फैट वेडिंग्स होस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने इमोशन जीत लिया, तो आप राजा। हर इंसान हर वक्त सेम चीज़ या सेम पेस में नहीं काम कर सकता। वेडिंग फोटोग्राफी का अपना एक बिजनेस खोलना है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है दो चीज़, एक है हिम्मत, एक है इंस्टाग्राम पेज। मैंने इस फोटोग्राफी के ज़रिए मैंने खुद का एक घर बनाया। मम्मी देख लो यार, तुम्हारे बेटे ने कर लिया। आधा दिन काम करके अगर मुझे 10,000 मिल रहा है, बहुत सही है। बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन 50,000 टू मे बी 5 lakhs 10 lakhs। ओह वाह। साउथ इंडियन वेडिंग्स या नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स? सबसे जो कॉमन डिमांड होता है, मुझे पतला दिखा दो। कुछ क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एंगेजमेंट शूट किया, फिर शादी की बारी आई तो शादी ही नहीं हुई। हमारे लिए सबसे जो बड़ा दुश्मन है कि शादी में, वो है पंडित। क्या कह रहे हो? एक मिनट, हेलो, क्या है? Bosscast, the making of a boss. स्वागत है आपका बॉसकास्ट में। कैसे हैं आप? सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और दर्शकों के लिए कि वो लोग मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो जान पा रहे हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। जी जी जी, नहीं, बहुत शुक्रिया। तो वेडिंग फोटोग्राफी ही क्यों? मतलब बहुत कुछ कर सकते हो ना वेडिंग्स में, तो वेडिंग फोटोग्राफी में आप कैसे आए? ये एक बहुत सही चीज़ है वेडिंग फोटोग्राफी, बिकॉज मेरे जो दोस्त थे या फिर जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वो लोग ना बहुत पैसा कमा रहे थे। उनके पास 4 व्हीलर था, हाँ। ये था वो था। मैंने कहा यार मतलब सही चीज़ है यार। मतलब कहाँ मैं सोच रहा था कॉलेज के बाद 15-20 हज़ार का नौकरी मिलेगी, सही यहाँ है। पे ये लोग गाड़ी में घूम रहे हैं। सही बात है। मैं बोला खुद की गाड़ी होना। हाँ नहीं, पैसे बहुत हैं वैसे। बाय द वे, जस्ट टू टेल यू, वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग बहुत पैसे हैं। फैसिनेट हो गया। मैं देखा कि यार मैं बाहर का जो कर रहा हूँ वो तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ मैं ये भी करता हूँ। सो मैं प्रॉपरली सीखा 2019 में ये चीज़। फिर मैं 2019 के एंड आते आते मैं ना इस चीज़ को अच्छे से सीख गया था। एज इन आई वॉज फ्रीलांसिंग फॉर अदर्स एंड आई वॉज गेटिंग पेड वेल। टू बी प्रिसाइज, आई वॉज गेटिंग बिटवीन 8 to 10,000 पर शूट। ठीक है। फॉर ए हाफ डे फंक्शन। या मैंने देखा कि यार 10,000 ना गांव में एक गरीब इंसान का पूरे महीने का इनकम होता है। बिल्कुल ठीक बात। और इधर मैं आधा दिन काम करके अगर मुझे 10,000 मिल रहा है, मतलब बहुत सही है। बहुत सही है। तो फिर मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा। स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे मेरा पैसा दिए बिना दिए ही चले गए, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं देखा कि यार नहीं यार, ये तो सही बात नहीं है। और ये सब जब हो रहा था तब अचानक से कोविड आ गया। अब ये तो नया कॉन्सेप्ट था लाइफ में, किसी के मतलब दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है, कोविड। तो हम कि ये क्या हो, अब क्या? सब लॉकडाउन हो गया, काम पे नहीं जा सब सकते, बंद बैठ गए। पैसे और आपको तो कहाँ से फील्ड का आएगा? काम है। हाँ। तो अब मेरा तो काम ही है लोगों के बीच में। सही बात है। अब कैसे जाने नहीं है, काम कैसे होगा? जो आइडिया मेरे दिमाग में था कि शादी तो होता रहेगा, अब कैसे होगा कोविड में? मैंने देखा कि मेरे भी काम बंद हो गए और ऊपर से जो कुछ काम किए हुए थे उसके पैसे भी अटक गए। देंगे कहाँ से वो लोग, सब बंद है। तो तब मैंने देखा कि जो फोटोग्राफर्स है वो बहुत एक्टिव होने लगे सोशल मीडिया में। तो वो अपने बहुत सारे काम पोस्ट करने लगे तब, क्योंकि उनको टाइम मिल गया कि एक्टिव होने में सोशल मीडिया में। तो मैं देखा कि यार ये क्या नया ट्रेंड आ रहा है कि मतलब ट्रेंड तो पहले से ही था कि बट लोग और एक्टिव होने लगे। तो मैं देखा यार मैं भी अपना वर्क शो करना चाहता हूँ। फिर मैं ये सब करते करते मैं लगा कि यार सब तो कर रहे हैं और सबका अलग अलग कंपनी भी है, अगर मेरी एक कंपनी हो तो कैसी रहेगी? और उस टाइम में मेरा एक इंटर्न हुआ करता था जो भी जस्ट कोविड के पहले मुझे ज्वाइन किया था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो वो ऐसे ही ज्वाइन किया। मैं बोला इसका क्या? और उसके सर पे लोन भी था। मैं देखा यार कोई अगर मेरे भरोसे है तो मुझे तो एटलीस्ट कुछ करना चाहिए। मैं बोला यार अब खोलते हैं अपनी कंपनी। क्या बात है। अच्छा, इससे पहले फ्रीलांसिंग में आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया था। हाँ। काम आप जानते थे करना, क्लाइंट डील करना जानते थे। हाँ। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गलतियां क्या क्या हैं जो नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने कर गया। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था कि मैं अब अपनी कंपनी खोल सकता हूँ। हाँ। और जैसे आप हमेशा से बेबाक रहे हैं, हाँ। तो आपने कहा चलिए वही कंपनी खोल। हाँ। तो मैं जिस दिन सोचा उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैंने बना लिया अपनी कंपनी। सो सबसे पहले मैंने सोचा कि अब चलो कंपनी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी थोड़ा बनाया दिमाग में कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो फिर और पहले का जो एक्सपीरियंस था उससे भी समझ गया कि दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, हो जाएगा। एंड मतलब अलॉन्ग द वे तो सीख ही लेंगे ना, बुरा से बुरा क्या होगा। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की दूसरे दिन ही। और वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है दो चीज़, एक है हिम्मत, एक है इंस्टाग्राम पेज। ठीक है, बढ़िया। और काम तो मेरे पास था ही करा हुआ पूरा। हाँ। तो मैं देखा यार इंस्टा पे पेज बना दिया। इंस्टा पे पेज बनाते हैं, पूरी रात सोच। किस नाम से पेज आपका? वेड राइज। वेड राइस। तो फिर मुझे लगा कि तो फिर मैं, और जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था मैं बहुत सारे वेडिंग पेजेस को फॉलो कर रहा था। हाँ। मैं देखता था कि बहुत सारे पेजेस का जो नेम है वो वेडिंग से आता है और मुझे अपना नाम नहीं रखना था। मुझे ऐसा रवि देवनाथ फोटोग्राफी नहीं रखना था। तो क्या होता है कि मैंने जो पिछला एक्सपीरियंस था मेरा कि इफ़ मान लीजिए कि उसका नाम है केशव फोटोग्राफी, हाँ। तो लोग
मतलब आप केशव हमेशा फ्री नहीं रहेगा, उसकी अगर दिन में 2 शादियाँ उसको मिली है तो एक में ही केशव जा सकता है, दूसरे में अगर केशव नहीं रहा तो ब्राइड पूछेगी केशव कहाँ है, आई वांट केशव। मैं देखा यार मेरा नाम तो मैं नहीं रख सकता था। और ऐसा भी था मन में कि फोटोग्राफी चले भी ना ऐसा एक नाम रखना है कि कल मैं अपना इवेंट प्लानिंग कंपनी भी खोल दूँ, Correct है। या फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा इस इंडस्ट्री में कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है। हाँ। क्योंकि वेट राइस तो किसी भी लिए हो सकता है ना। हाँ। केटरिंग भी कर सकते हो, आर्ट डायरेक्शन भी कर सकते हो, Exactly. डेकोरेशन। तो फिर मैंने देखी वेट तो होना चाहिए, उसके साथ कुछ एक नाम मैंने ऐसे ही ढूंढ के इंटरनेट से, जिसका डोमेन फ्री था और जिसका इंस्टाग्राम में कोई पेज नहीं था, मैंने देखा हाँ ये है। एक तो मेरा नाम है रवि जिसका मतलब है सन, सो उससे आता है सनराइज, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, राइज इज ए पॉजिटिव वर्ड बेसिकली, एंड वेडिंग इज ए पॉजिटिव वर्ड, वेडिंग इज ए ब्यूटीफुल थिंग। Correct, तो मैंने देखा कि वेड राइज अच्छा नाम रहेगा, तो फिर मैंने बना लिया पेज अपना। वेरी नाइस। ठीक है, तो रजिस्टर कर दी थी कंपनी? तब नहीं किया था। अच्छा, okay. तो फिर मैंने सिर्फ पेज बनाया था। तब बस मैंने पेज बनाया। ठीक है। तो मैं देखा कि यार पेज तो बना दिया, अब क्या। तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखा बहुत सारा कि हाउ टू बिल्ड ए कंपनी, हाउ टू मार्केट, ये सब मैंने ऐसे यूट्यूब में ऐसे ही मार्केटिंग, कोविड में फ्री बैठे थे ना, हाँ। पूरा मार्केटिंग कोर्स कर डाला। अच्छा। कि गूगल का फ्री एक कोर्स आता है, हाँ। क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का। हाँ। तो मैंने वो कोर्स कर डाला। उसके बाद और भी जो रिलेटेड कोर्सेज थे तो मैंने देखा, तो मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया कि हाँ हाउ टू बी ए बिजनेसमैन। और बहुत लोगों को मैंने रीच आउट करने लगा कि हाई आई एम सो एंड सो, आई वुड लव टू वर्क विथ यू, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत लोगों को रीच आउट किया। उससे 2 चीज़ अच्छा हुआ, एक तो लोगों को पता चला कि हाँ ही इज़ ए गुड फोटोग्राफर एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी वर्क, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे कंपनी का भी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ने लगा, वो इसका भी खुद का एक है, तो देर इज़ सम क्रेडिबिलिटी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे देखा कि अब बिज़नेस कैसे लाऊं। पोस्ट वगैरह तो हो गया, बट अब जो मेन चीज़ है बिज़नेस, करेक्ट, पैसा, तो वो कैसे लाऊं मैं। अब इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ना आपको शादियाँ दिखने को मिलेंगी 50,000 से स्टार्ट होके 50 लाख तक। करेक्ट। मैं ये बजट जो बोल रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए, तो 50,000 से 50 लाख, आई एम लाइक कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ा समुद्र है। हाँ। सो आई एम लाइक कि मैं कहाँ फिट होता हूँ इसमें। हाँ। तो मैं कैसे, आप हाउ कैन आई बी इन दैट जोन कि जहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ लोगों को। वही है क्लासी, योर वर्क हैज़ टू स्पीक, ये क्लासी होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए और फन होना चाहिए। तो फिर मैं मतलब रीच आउट करने लगा अपने फ्रेंड्स और मेरे नोन पीपल सर्कल्स को कि आई हैव स्टार्टेड दिस कंपनी, डू रेफर अस, आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है वेडिंग रिलेटेड या फिर एनीथिंग, प्री वेडिंग, सेलिब्रेशन, कुछ भी हो, बर्थडे आप पार्टी, हाँ रीच आउट कर सकते हो। तो फिर धीरे धीरे लोग रीच आउट करने लगे। तो ऐसे मुझे मेरी जो पहली जो कॉन्ट्रैक्ट मिली थी मुझे, तो वो थी मेरी एक कॉलेज फ्रेंड, उसका एंगेजमेंट हो रहा था। अच्छा। तो उसने मुझे मेरा फर्स्ट असाइनमेंट दिया था। तो मैंने उसमें उसको कोटेशन दिया था 50,000। मैंने देखा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो बार्गेन करके उसने 25,000 रुपये लेके आई वो। मैं देखा छोड़ो यार, दोस्ती का फायदा। हाँ। तो आपने फिर टीम बनाने के बारे में सोचा कि अब बिजनेस को बड़ा करना है तो टीम चाहिए हो। वो कैसे हुआ, क्या लर्निंग्स थी वहाँ पे, कैसे टीम बनाई? हाँ। सो जब मैंने टीम बनाने का सोचा तो जो मेरा जो इंटर्न था, तो वो मेरा पहला एम्प्लॉय था। ठीक है। जब आपने इंटर्न हायर किया, क्या सैलरी थी? हाँ, तो जब मैंने जो इंटर्न हायर किया था तो मैं उसको 10,000 पर मंथ पे कर रहा था। एंड उसका जॉब रोल ऐसा था कि उसको सारे जो मेरे इक्विपमेंट्स थे वो क्लीन करना होता था। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो उसको भी एक अपने फ्यूचर में जाके अच्छा फोटोग्राफर बनना है, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने गियर, जिससे आपसे रोटी आ रही है ना। ठीक बात। सो इसलिए, और उसका ये था कि फ़ोटो जो खींचने के आने के बाद कॉपी वगैरह करना, ये सब बेसिकली एक इंटर्न का जो होता है। तो मैंने उस इंटर्न को एज ए फुल टाइमर रख लिया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में कि हर 6 मंथ्स मैं 5,000 करके तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो था वो 15,000 में था, उसके बाद 20, ऐसे करते करते मतलब ये अच्छा चल ही रहा था। तब मुझे और लगा कि अब तो हमारे पास काम भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें और टीममेट्स की ज़रूरत है। तो जब और टीममेट्स की ज़रूरत है तो हमने ऐसे ही स्टोरी वगैरह इंस्टाग्राम पे डालनी चालू की कि हमें वी आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स हु वुड लाइक टू जॉइन आवर टीम। राइट। तो ऐसे हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, या फिर जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ से भी बहुत सारे जूनियर्स इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर ऑफ स्टार्टिंग द कंपनी,
मेरे पास टोटल 4 एम्प्लॉय हो गए थे, तो मैं देखा कि अब 4 लोग मतलब इंक्लूडिंग मी 3 लोग मेरे भरोसे में हैं, तो अब तो आई हैव टू मेक इट बिग। काम करना ही पड़ेगा, हाँ। मतलब इन द सेंस पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली तो फिर मैंने देखा कि अब मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो जो मैंने कोविड में जो मार्केटिंग का लर्निंग लिया था, सो अब वो काम आने लगा। तो फिर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लगा। सो आई यूज्ड टू डू इंस्टाग्राम एड्स। तो एक इंस्टाग्राम ऐड में आप स्पेंड कर सकते हो बिटवीन 500 to 1000 और समथिंग। करेक्ट। वैसा मैं स्टार्टिंग में वैसा उतना स्पेंड करता था। सो वैसे करते करते मंथली आई वाज स्पेंडिंग अराउंड 10,000 ऑन एड्स। तो उसमें से हमें 1-2 बुकिंग आ जा रही थी हर महीने की। तो वैसे करते करते बिज़नेस बढ़ रहा था, और जब बिज़नेस बढ़ रहा था तो एज ए टीम हमारा काम भी अच्छा चल ही रहा था। बट क्या होता है कि टीम अगर आपके पास है तो उसके साथ साथ चैलेंजेस भी है बहुत सारे। जैसे कि हर इंसान हर वक्त सेम चीज़ या सेम पेस में नहीं काम कर सकता। तो टीम में अगर 3 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से एक इंसान कभी कभार डाउन हो जाता था, लैक ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हैं, या फिर दूसरा पर्सनल पर वो प्रॉब्लम। तो बड़ा लाजमी है, वो तो नेचुरल, मतलब एक ह्यूमन नेचर टाइप्स की बात है। एग्जैक्टली बट हमारे फील्ड में ये क्यों बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक क्रिएटिव फील्ड है। तो अगर किसी का मेंटल हेल्थ एक स्ट्रगलिंग पीरियड में है तो काम नहीं कर पाएंगे। काम में इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि ये हर फील्ड में ही ऐसा होता है, बट हमारे क्रिएटिव फील्ड में इन जनरल ये थोड़ा ज़्यादा Correct. काम में दिख जाता है। Yes. तो फिर मैंने देखा कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो थे वो थोड़े लेज़ी होने लगे। तो फिर मैंने देखा कि यार ये मेरे बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर से मैं दूसरे लोगों के साथ चाह के भी काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉई है, उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे तो मुझे इन्हीं से करवाना है काम। तो तब मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि नहीं यार, अगर मैं इसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाऊँगा तो मेरी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरा जो कंपनी का मोटो था, मेरा जो थिंकिंग था कि इट शुड बी टाइमलेस, फन एंड इट Classy. बी क्लासी। तो वो धीरे धीरे जा रहा था। तो फिर मैंने देखा कि यार दिस इज़ नॉट द राइट थिंग दैट इज़ हैपनिंग टू मी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने एम्प्लॉयज़ को लेट गो करने दिया। तो फिर डू यू रिग्रेट दैट? आई डोंट रियली रिग्रेट इट, बिकॉज मुझे उसके ज़्यादा पॉजिटिव्स देखने को मिला। मतलब टीम के जाने के बाद, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फ्रीलांसर्स पे डिपेंड करना ज़्यादा बेटर है हाँ, लाइक एक एम्प्लॉई से। अगर आपकी एक स्मॉल साइज कंपनी है, अगर आप साल का मान लीजिए बिटवीन 20 से 30 शादियाँ शूट कर रहे हैं, तो आपके लिए फ्रीलांसर्स पे डिपेंड होना बेहतर है। बट अगर आपकी कंपनी बड़ी है, आप साल का 40-50 से ज़्यादा वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक बड़ी टीम की ज़रूरत है। तो वो तब से लेके आज तक वो बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए, चल रहा है। और मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे साल के बहुत सारे वेडिंग शूट करना था। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे साल के 30 से ज़्यादा शादी नहीं शूट करना है, क्योंकि मुझे क्वालिटी पे फोकस करना था क्वांटिटी से। और मुझे शादियाँ इतनी पसंद है शूट करना, तो अब कि मुझे हर एक जगह पे प्रेजेंट होना है। तो मुझे फोमो होने लगा कि अगर मैं ये शादी शूट नहीं कर रहा हूँ तो आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। और ऐसा हो रहा था कि अगर मैं किसी शादी में नहीं जा रहा था, उस फैमिली से कभी कोई रेफरल नहीं आता था। ओके, वो सो मैंने- पर्सनल तो मैंने देखा कि attachment. पर्सनल अटैचमेंट मेरा हर किसी वेडिंग में हो जा रहा था। हालांकि मतलब आपको बोलूँ तो ऐसा मैं कुछ अलग नहीं कर रहा था, मैं बस उनके साथ एंजॉय कर रहा था। अच्छा, वेडिंग्स में मैंने देखा है रवि, पर्सनालिटी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका, कि आपको कितना काम मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसी हिसाब से आपको जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने हैं वो आते हैं। करेक्ट। तो इसलिए मैं अपने शुरुआती दिनों से, जैसे मैं पहले मेंशन किया हो कि मुझे अपना इंस्टाग्राम या फिर मेरा जो सोशल प्रेजेंस है वो हमेशा मुझे अच्छा चाहिए रहता है। तो मतलब आई वॉज़ वेरी सेल्फ अवेयर कि अगर आप अच्छा दिखोगे, अच्छे से बात करोगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस और बढ़ेगा। एंड आपको ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एफर्ट डालना है, आपको बस वेल ग्रूम्ड रहना है, आप लोगों के साथ अच्छे से बात करना है और लोगों को समझना है, बी एम्पैथेटिक। Correct. राइट। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो अब मेरे जो जितने भी मैंने जो शादियाँ शूट की अब तक, उसमें से क्या होता है कि क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाता है कि मतलब वो लोग मेरे पास रिपीटेडली आते हैं, ठीक है, शादी हो या फिर कोई और फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई भी इवेंट हो। सो वो एक हेल्प करता है पर्सनल ब्रांडिंग। एंड अगर आपके एक अच्छा टिप है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो एंड आपको बहुत प्रॉम्प्टली एक्टिव रहना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। राइट। मतलब चाहे वो स्टोरी रिएक्ट कर रहे हो आप क्लाइंट का, उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, जेन्युइनली करो। बट मतलब आपके क्लाइंट का आपने शादी शूट किया इस साल, नेक्स्ट ईयर उनका एक बच्चा हुआ, तो आप उनके लिए जेन्युइनली खुश हो, आप उनको एक बुके भेज दो, नाइस। या फिर उनका एक शादी का फोटो फ्रेम करके आप भेज दो। ये सब बहुत
एक मतलब एक अच्छा जेस्चर होता है, इमोशनली जिससे आपका- कनेक्ट कर जाते हो। हाँ, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो उनके लिए ऐसा रहता है कि कभी भी फोटोग्राफर का याद आएगा तो हाँ रवि वो है, वेडराइज है, कुछ भी है उसके पास ही जाऊँगा। वेरी नाइस। तो जब आपने शुरू किया तो अभी मतलब कितने लोगों की टीम आपके साथ काम करती है? एक शादी बजाते हो, किस तरह का सेटअप आपका होता है? कितने इक्विपमेंट, कितने कैमराज, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ ना। सो एक शादी शूट करने के लिए 2 लोग भी काफ़ी है, कभी कभी 10 लोग भी कम पड़ जाते हैं। डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द वेडिंग। तो कोविड में हमने बहुत सारी वेडिंग शूट की है जहाँ पे टीम बस था 2 लोगों का, एक फोटोग्राफर एक वीडियोग्राफर। बट आइडियली जो हम लोग शादियाँ शूट करते हैं उसमें गेस्ट काउंट रहता है से मोर और लेस 200 to 300। हाँ। तो उस स्केल के शादी शूट करने के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि 4 लोगों का टीम इनफ रहता है, 2 ठीक है। फोटोग्राफर एंड 2 वीडियोग्राफर। अच्छा, और लाइट वगैरह पकड़ने के लिए? कभी कभार कोई इंटर्न अगर हमारे साथ काम करना चाहता है तो हम लोग उसको लेके जाते हैं हमारे शूट्स पे। तो वो लोग हमें लाइटिंग के साथ हेल्प करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, उससे सीखते हैं बेसिकली। ठीक है। तो कितने कैमरा, कितने लेंसेज आप लेके जाते हो वेडिंग शूट करने 200-300 लोगों की? सो आइडियली जब एक हम लोग शादी शूट करने जाते हैं, हमारे पास 4 लोगों के पास 4 कैमरा रहता है। कभी कभार हम बैकअप में भी एक कैमरा रखते हैं, वो रहता है। और लेंसेज सबके पास मिनिमम 2 लेंसेज रहते हैं अच्छा। शूट करने के लिए, फ्रॉम वाइड एंगल टू प्राइम लेंसेज टू जूम लेंसेज। और उसके साथ हमारे पास लाइट्स रहती है। कुछ होता है कि कंटिन्यूस लाइटिंग देने वाले LED लाइट्स, कुछ होते हैं फ्लैश लाइट्स, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स रहते हैं जैसे ट्राईपॉड, ये सब गिम्बल, ये सब भी हम लोग लेके जाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग अपना लैपटॉप, अपना हार्ड डिस्क, ये सब भी कैरी करते हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि सबसे आपको एक वेडिंग के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा बैकअप। सही बात है, आप क्योंकि रहे ना रहे, फेरे तो दोबारा वेडिंग का डेटा रहना चाहिए। क्योंकि फेरे दोबारा तो होंगे नहीं, हाँ। जयमाल दोबारा तो होगी नहीं, हाँ। तो वो रिक्रिएट तो कर नहीं सकते आप। एग्जैक्टली तो हम लोग हार्ड डिस्क तुरंत शादी खत्म हुआ या फिर कोई भी हल्दी खत्म हुआ, तुरंत मैं बैठ जाता हूँ लैपटॉप लेके, हार्ड डिस्क लेके बैकअप लेने। और हम लोग उसका 2 बैकअप रखते हैं, एक है नॉर्मल हार्ड डिस्क में, एक SSD में। जब हम एडिट करते हैं, एक बार फाइल सब हो जाने के बाद, हम लोग सब डिलीवर करने के बाद उसको रख देते हैं अपने एक सेफ स्टोरेज में। सो बेसिकली एट ऑल टाइम्स वी विल हैव 2 बैकअप्स। ओके। तो जब आप मान लीजिए शादी वाले या फंक्शन पे, किसी फंक्शन पे पहुंच गए, एंगेजमेंट, हल्दी, शादी, किस तरह से आप टीम डिवाइड करते हो? 4 लोग हैं जैसे, और क्या ब्रीफिंग होती है इन द बिगिनिंग ताकि सब कुछ एकदम सिंक में रहे और स्मूथ चले? करेक्ट। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन अ वेडिंग टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो उसके लिए कोई भी शादी शूट करने से पहले अगर 4 लोगों की टीम हुई तो हम लोग पहले आपस में बात करते हैं। एंड हम लोग 4 जो लोग हैं वो कोई भी इवेंट के 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं वेन्यू पे, और वेन्यू का एक रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ्रेम अच्छा है, कहाँ से कब लाइटिंग आ सकती है। फिर हम लोग जो इवेंट प्लानर है उसके साथ भी थोड़ा बातचीत करते हैं कि हम बोलते हैं कि ये लाइट आपको लगानी नहीं चाहिए, या फिर वो लाइट वहाँ से रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। हम लोग उतना डेकोर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बट लाइटिंग के साथ हम जरूर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फोटो जो है वो अच्छा आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छा फोटो खींचने के लिए एक वेडिंग में सारे वेंडर्स का सेम पेज में होना बहुत जरूरी होता है। पर ऐसा होता है? लगभग होता है, ये डिपेंड करता है फोटोग्राफर के ऊपर, वो कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, डील कर रहा है, डील बातचीत कर रहा है मतलब। अगर वो बस जा रहा है शूट करके आ जाने का उसका हिसाब है तो फोटो वैसे ही आएगा। और अगर एक फोटोग्राफर जो कि सेल्फ अवेयर है और जिसको पता है कि मेमोरीज का वैल्यू क्या होता है, और जो पैशनेटली कर रहा है, वो कोई भी वेडिंग से पहले जाएगा, पहले सब कुछ देखेगा, इवेंट प्लानर से बात करेगा, फिर बाकी वेंडर से बात करेगा, फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करेगा, तो समझने के लिए कि आज क्या हो रहा है। और ये सब हम पहले भी डिस्कस करते हैं वेडिंग के, बट वेडिंग डे पे भी ये रेकी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो जब से मैं स्टार्ट किया हूँ ये प्रोफेशन, तब से मैं ये करता रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, एवरीवन शुड डू इट। लवली। पहली लीड जब आती है आपके पास, पहला कॉल आता है कि हे रवि, यू नो आई एम लुकिंग फॉर समबडी जो मेरे वेडिंग में आके फोटोज खींचे, आपका फलाने ने रेफरेंस दिया था, कैसे करते हैं? तो एक बार वो पूरा, और उसको जब तक आप क्लोज करते हो उस कॉल को, उस डील को, तो वो क्या प्रोसेस है? हाँ, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आपको लीड कहीं से भी आ सकती है। Correct. इंस्टाग्राम से आ सकती है, वेबसाइट से आ सकती है, कोई आपको मेल कर सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर कोई जगह आपको available WhatsApp कर सकता है, हाँ, क्योंकि जान so पहचान। जब एक लीड आती है तो हम लोग सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ उन पे कॉल पे एक बात करने का। उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि वो क्या है, कैसे वो लोग हैं, किस कल्चर से आते हैं। सो एक कॉल पे हमेशा बेटर होता है ये सब डिस्कस करना बिल्कुल, rather than of course. चैट। हाँ। तो वो डिस्कशन के बाद मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ कि दीज आर द पॉइंट्स, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, हाँ। ये है। हाँ। उसके पॉइंट्स नोट डाउन करने के बाद मैं एक कोटेशन प्रिपेयर करता हूँ
कि ये वेडिंग मान लीजिए कि इसमें 200 लोग आने वाले हैं गेस्ट, सो उसमें 2 दिन की शादी है। मॉर्निंग में फर्स्ट डे हल्दी है, इवनिंग को संगीत है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कोई उनका पूजा वगैरह है और इवनिंग को है शादी। और साउथ इंडिया में क्या होता है कि मॉर्निंग में शादी होता है और इवनिंग को रिसेप्शन होता है। Correct, तो वैसा एक रहता है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ 4 लोगों की टीम लगेगी इसमें। कोटेशन में हम मेंशन करते हैं कि इसमें 2 फोटोग्राफर और 2 वीडियोग्राफर लगेगा और एक्स्ट्रा सर्विसेज जो रहते हैं जैसे कि ड्रोन हो गया, LED स्क्रीन हो गया, अगर वो क्लाइंट को चाहिए रहता है तो वो लोग भी उसका भी हम लोग कॉस्टिंग ऐड करके ठीक है। उनको एक टोटल अमाउंट एक PDF फॉर्मेट में हम लोग उनको मेल करते हैं। तो वो जब देखते हैं उसके बाद देन दे रीच आउट टू अस, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर कोई हमारे प्राइसिंग से थोड़ा उनको सहमति नहीं है तो हमसे बार्गेनिंग करते हैं। सो अब इसमें ना ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। कुछ क्लाइंट को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट को लगता है कि या वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, तो वो लोग ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि बार्गेनिंग ही नहीं करते हैं, तो तब हम लोग थोड़ा लकी हो जाते हैं। तो हाँ, तो क्या कर, तो ये एक डिफिकल्ट स्टेज है कोटेशन भेजने के बाद से लेके कंफर्मेशन तक। करेक्ट। सो वी हैव टू, क्योंकि वो भी 3 जगह 4 जगह ट्राई कर रहा है इंसान। Exactly. है ना, तो हाँ। आप अकेले नहीं हो। करेक्ट। तो सो देन वी हैव टू कीप फॉलोइंग अप। कैसे फॉलो अप करते हो? हम लोग ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं। Any अगर update? WhatsApp पे हाँ सर व्हाट इज द अपडेट, कैन वी कनेक्ट ऑन अ कॉल, समथिंग लाइक दैट कि वैसा। तो फिर पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे गेट बैक टू अस, तो फिर दे डिस्कस कि हमें व्हाट यू हैव सेड कोटेशन इट लुक्स वेरी गुड बट आई हैव दिस एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, तो है तो हम ऐड कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 दिन की जो शादी है उसका आपने कोटेशन भेजा है 3 लाख, तो वो बजट से तो सहमत हो गए, बट कि ये है बट हमारा ना घर पे एक फंक्शन है, तो वो बस 2 घंटे का है, एक छोटा सा पूजा है, क्या आप वो इसमें ऐड कर सकते हो? तो हमें कभी कभार वो कोटेशन क्लोज करने के लिए वो कभी कभार फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं फ्री हूँ उस दिन, मैं फ्री दे देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है, रिलेशन बन जाएगा। मेरा, और हाँ, मेरा आधा business- दिन का काम है, तो उसमें एक चीज़ फ़ायदा होता है हमारा कि आप फैमिली को जान लेते हो। मुझे आउटडोर वेडिंग शूट करना बहुत अच्छा लगता है। उसमें ना लोग बहुत मतलब घुल मिल जाते हैं, लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि सब कुछ खुला खुला सा रहता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैमिली समटाइम्स, बट इन जनरल आउटडोर वेडिंग में लाइटिंग अच्छा होता है, फोटोज भी अच्छी आती है, कंटेंट अच्छा बनता है, तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि ज़्यादातर हमें आउटडोर वेडिंग्स मिले। तो हम लोग सोशल मीडिया भी वैसे मेंटेन करते हैं कि ज़्यादा आउटडोर वेडिंग्स दिखाए, तो आपको उसी टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। जब ये प्रोसेस जब हो जाता है कन्विंसिंग द क्लाइंट, फिर वो लोग हमें कंफर्मेशन देते हैं वाया मेल कि या वी वुड लाइक टू गो अहेड विथ यू, तो हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनसे एडवांस पेमेंट लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं इसमें? हाँ, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। जैसे मतलब इसमें टर्म्स क्या हो सकते हैं? मैं इतनी फोटोज खींचूंगा, इतने मिनट का वीडियो दूंगा, हो गई बात, और क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस में सो हम लोग मेंशन करते हैं कि हम आपको कितने सारे फोटोज देने वाले हैं, कितने वीडियोस देने वाले ठीक हैं, है। और उसमें वीडियो का लेंथ कितना रहेगा, ठीक है। और वीडियो का एडिटिंग स्टाइल कैसा रहेगा। तो अगर आप हमें म्यूजिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वी आर ओपन टू दैट। देन एडिटिंग में जो चेंजेस है वी कैन डू मे बी 2 to 3 राउंड्स ऑफ चेंजेस, नॉट मोर देन दैट। इफ यू वांट अस टू री एडिट द एंटायर वीडियो दैट विल बी चार्जेबल। शादी ना बड़ी इमोशनल चीज़ है जहाँ पर इतने सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सबको मैनेज करना एक साथ। और जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोग हैं जिनको तुरंत ही डेटा चाहिए, कुछ लोगों को बाद में चाहिए, कभी पैसे फंसते हैं इसमें? मुझे तो ऐसा कभी इशू हुआ नहीं है, किसी ने लेट दिया है ज़रूर, बट आज तक किसी वेडिंग क्लाइंट ने हमारा पैसा तो नहीं मारा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपसे एंगेजमेंट, हल्दी, शादी तीनों की बुकिंग हो गई, एडवांस दे दिया, हुई एंगेजमेंट तो शादी टूट गई? हाँ, हुआ। तो हाउ रिग्रेटफुल इज दैट? सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे कुछ क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनका मैंने एंगेजमेंट शूट किया, फिर जब शादी की बारी आई तो शादी ही नहीं हुई। आपका बिजनेस कितना इम्पैक्ट होता है? सो इसमें मेरा बिजनेस ऐसा है कि अगर मैं क्या करता हूँ, जब कोई मुझे एंगेजमेंट, शादी या फिर सब चीज़ के लिए हायर करता है, तो मैं एडवांस ऐसे लेने का ट्राई करता हूँ कि अगर एंगेजमेंट 6 मंथ्स पहले से है, मैं बोलता हूँ कि आप पहले हमें एंगेजमेंट के लिए हायर कीजिए। इफ़ यू लाइक आवर वर्क देन यू हायर अस फॉर द वेडिंग। ओके। सो आई टेक ए बिग रिस्क हियर कि आई नो कि दे विल लाइक माई वर्क, बट ये इसमें जो आप ट्रस्ट क्लाइंट से जीत रहे हो कि ओ मतलब ये ही सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क, Very nice. लाइक दे हैव ट्रस्ट ऑन अस, तो हम लोग भी वैसे उतना दिल से काम भी करते हैं। ये ऐसा है ना रवि, ये इमोशंस का गेम है सबसे पहली बात। तो यहाँ पर आपने इमोशन जीत लिया तो आप राजा, हाँ, और कहीं गड़बड़ इमोशनली हिट हो गए हाँ, तो फिर आपका बिल्कुल पत्ता साफ है। बिल्कुल। तो वैसे वाली बात। बिल्कुल। अब ना थोड़ा वेडिंग्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, सबसे पहला वेडिंग इज अ बिग केओस इज व्हाट आई फील। कितना ही आप प्लान कर लो, मैं यहाँ से आऊंगी, मेरा गाना ये चलेगा, मेरी दोस्त पीछे नाचेंगी, और मेरा हस्बैंड वहां से आएगा, पापा वहां स्माइल कर रहे होंगे, आप ऐसे करना वैसे करना, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स, एंड देन थिंग्स चेंज। तो ऐसे माहौल में अपना सिंक बनाए रखना और उसके बाद भी बेस्ट डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी तो है, उसे आप निभाते कैसे? मतलब देयर आर 2 ways टू अप्रोच इट। एक कि जो चल रहा है आप उसी तरीके से उसको डॉक्यूमेंट करो, और जब आप एडिटिंग टेबल में बैठे हो तो आप वो स्टोरी उसी तरीके से बोलो। ठीक है। बारिश हो रही है तो आप बारिश भी दिखा रहे हो,
फिर अगर मतलब जो रियलिटी आप वो दिखाओगे ना तो वो उनके दिमाग में रह जाएगा। बट अगर आप उसी चीज़ को अगर नहीं यार बारिश होगी ये तो बहुत ख़राब चीज़ हुआ, अगर आप उस चीज़ को नेगेटिवली लोगे तो शायद वो चीज़ एक अलग वे में चला जा Angle पे सकता चला है, जाएगा। शायद कपल को वो चीज़ पसंद आए भी ना भी आए। तो ये डिपेंडिंग ऑन, बट ओवरऑल मोरलेस जो मतलब जो सरफेस लेवल वाली जो बात है, मोरलेस अगर आप प्रोफेशनल टीम के साथ काम कर रहे हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली संभाल लेते हैं वो लोग। हो जाते हैं। और अगर फोटोग्राफर सही नहीं है तो वेडिंग का वाइब ही गया। ठीक है, तो हम लोग इसलिए चाहते, हम लोग क्लाइंट से कपल से बात करते रहते हैं कि हाउ आर यू, डू यू वांट वाटर, जस्ट बेसिक। ये आप अगर किसी के साथ आप बेसिक चीज़ फॉलो करोगे, योर वर्क विल बी एक वर्क। बाकी सब लोग भी देखेंगे ओ ही इज क्लोज टू द ब्राइड, दैट मीन्स शी नोज हिम जस्ट बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज ए फोटोग्राफर, उसका शायद ये दोस्त भी हो सकता है। तो क्या है कि बाकी लोग जो हमें देखते हैं काम करते हुए तो वो भी हमारे इसमें हेल्प करने लग जाते हैं। एक और सवाल इसी से जुड़ा मेरे मन में आता है, पंडित जी जो होते हैं जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, फेरे वगैरह होते हैं, तो आप इनसे पहले बात करते हो पंडित जी कब क्या करोगे बता दो मुझे? क्योंकि कई बार पंडित जी शायद बहुत फास्ट ले जाएं, कई बार पंडित जी बड़े मजाकिया होते हैं, कई बार पंडित जी जो है बड़ा डिटेल बता रहे हैं, जा रहे हैं और आपको लग रहा है भाई ये फेरे हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेडिंग में, इसका एक एक पार्ट आना भी चाहिए, कुछ मिस ना हो जाए, तो वो फिर कैसे हैंडल? सो पंडित जी जो होते हैं उनके साथ ना फोटोग्राफर्स का एक 36 का आंकड़ा होता है। तो हमारे लिए सबसे जो बड़ा दुश्मन है कि शादी में वो है पंडित जी। तो Yes. हम लोग कितना भी उनको बोल ले वो नहीं सुनते। तो और ब्राइड को ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है ना, ब्राइड को ना ये जो मतलब जो रिचुअल्स वगैरह है ना, तो आजकल के जो ब्राइड है उनको चाहिए अच्छे फोटोज। हाँ, correct. रिचुअल तो उनको पता है होता रहेगा, Correct. तो कुछ भी रिचुअल हो जाए बस उनको पिक्चर परफेक्ट शॉट चाहिए। Exactly, है ना? exactly. तो ये बहुत एक चैलेंजिंग जॉब है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है अनलेस कपल समझाए उनको। क्योंकि हम बस पहली बार मिल रहे हैं उस पंडित जी को, हमें कुछ आइडिया नहीं है वो उनका क्या है। और ये बहुत एक रिलीजियस भी चीज़ अरे होता है of ना, course. तो आप रिलीजन के बीच में नहीं जा सकते। फोटोग्राफी आप नहीं जा सकते, कल्चर रिलीजन, Correct. ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ आवर वर्ड्स कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हर शादी में ना स्टोरी होती है, तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो किस तरह से आप शॉर्ट प्लानिंग करते हो टू मेक श्योर कि इमोशंस एकदम परफेक्ट आए, स्टोरी एकदम बढ़िया निकल के आए? जब हमारे पास जब वेडिंग बुकिंग आती है तो हम लोग हर कपल को उनका स्टोरी पूछते हैं कि आप कैसे मिले, कहाँ से हुआ, आप मतलब आई जस्ट आस्क देम कि आप पूरा स्टोरी बताओ। तो उससे समझ में आ जाता है कि कैसा था और आपकी फैमिली कैसी है, उसमें कितने लोग हैं, कितने गेस्ट आने वाले, वाइफ कैसी, उनसे पूछ लेते हैं पहले हम। जब हम जाते हैं उस दिन, जाने के बाद हम देखते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, कपल ने जैसा बोला था मोरलेस सेम ही है। तो हम लोग उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें यूनिक क्या है। जैसे एक मैंने शादी शूट किया था तो उसमें क्या हुआ था कि एक बच्चा था, लाइक ही इज से 14-15 ईयर्स ओल्ड, तो वो उसको ना गाने का बहुत शौक था। तो मैं देखा कि और उस वेडिंग में ना क्या हुआ था कि बारिश हो गई थी। हाँ. तो ब्राइड का जो मूड है सुबह सुबह ही ऑफ पहले दिन। अरे यार, बट जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्टिव चेयरफुल। हाँ. तो मैं देखा कि इस वेडिंग में ना बहुत कंटेंट मिल सकता है हमें इफ़ वी रिकॉर्ड द राइट थिंग्स, इफ़ वी रिकॉर्ड द राइट पीपल। ओके, तो हमने क्या किया, जो बच्चा गाना गा रहा था हमने उसको बोला भाई तू गाना गा, कैमरा रखता हूँ। तो हमने उसका जो गाते हुए 2-3 गाने हमने रिकॉर्ड कर लिए। हाँ. और 2-3 गाने मैंने खुद चूज़ किया कि भाई शादी रिलेटेड। बोला कि भाई तू ये गाना गा, ये गाना गा। तो मैंने उससे 2-3 गाना गवा लिया, लाइक से 30 सेकंड। हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने जब तो उस शादी में बहुत सारे उन लोग गेम्स थे, जैसे क्या बोलते हैं वो लेमन स्पून रेस, फिर टग ऑफ वॉर, ऐसा कुछ गेम्स था। फिर उसमें मेहंदी था, संगीत था, तो फिर ऐसे ऐसे बहुत फन इवेंट्स थे। तो फिर जब एडिटिंग का टाइम आया तो फिर मैंने क्या किया उस एडिटिंग में, तो आई एम लाइक हाउ डू आई टेल द स्टोरी। एक तो था कपल का इंटरव्यू, एक था उसके कज़न फैमिली का इंटरव्यू, एक था ये सॉन्ग, एक था वो माहौल का जो हमने शॉट्स लिए थे, वो सब था। तो फिर मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा कट किया उस मूवी में कि हर सीन में, जैसे आप मान लो कि अभी हल्दी है तो हम लोग ऑटोमेटिकली स्विच कर देते, कोई हल्दी का एक सॉन्ग है, ठीक है। तो बच्चे से मैंने किया वो गा रहा था, उससे के साथ मैंने उसके साथ मिक्स किया जो एक्चुअल हो रहा था, उसके साथ वही गाने का ओरिजिनल जो है वो मैंने बैकग्राउंड में डाला। तो क्या है कि Nice. इसका पूरा वेडिंग का वाइब मैंने वैसे क्रिएट किया। वेरी नाइस यार। सो दिस इज वन वे। देन ये होता है कि आप रियल लाइफ सिनेरियो से कैसे कंटेंट बना सकते हैं। करेक्ट। और एक होता है कि आप इट कैन बी इंटरव्यू ड्रिवन, तो आप फैमिलीज से, कपल से उनकी स्टोरी, मे बी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, हाँ, नहीं? आपको मतलब हाईली ऑब्जर्वेंट, आपको अपना 200% देना पड़ेगा कोई भी वेडिंग में अच्छा आउटपुट लाने के लिए। 100% इज नॉट इनफ। अच्छा, ऐसे में आजकल लोग आईफोन से फिल्म्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ. है ना? जेन्युइनली यूट्यूब पे आप देखोगे तो अच्छी अच्छी फिल्म्स रिकॉर्ड हुई हैं, और ऐसे गैजेट्स आ गए हैं दैट वो एक्सपोजर अपने आप सेट कर लेगा, फोकस भी ले लेगा और शूट
बस बटन प्रेस करना है, थोड़ा सा फ्रेम कॉम्पोजिशन का आइडिया हो, यू आर सॉर्टेड। जब रील्स का ज़माना है और ऐसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल के लाते हो कि भाई तुम्हें अभी भी एक वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए, एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए बढ़िया फोटोज़ लाने के लिए, फ़ोन से तुम्हें वो काम नहीं हो पाएगा जो हम करके देंगे। कुछ कुछ फैमिलीज़ जो कि मतलब थोड़े पुराने ट्रेडिशनल ख्यालात के हैं, स्पेशली वो लोग ऐसे टाइप के सोचते हैं कि बेटा हमारे फ़ोन से भी तो हो जा रहा है। फिर हम लोग मान लीजिए कि ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं तो बोलते हैं कि बेटा हमारे एक फ़ोन से भी ले लो। करेक्ट। सो वी फेस चैलेंजेस, तो बट एट द एंड ऑफ द डे कैमरा का जो क्वालिटी है, फ़ोन अभी भी उतना एडवांस हुआ नहीं है कि वो मैच करे। पर किसी को नहीं चाहिए, वो कह रहा है यार ठीक है 19-20 चलेगा मुझे। तो तब आता है, मतलब जैसे तब वो लोग लो बजट फोटोग्राफर्स Correct, हायर करते हैं। बट ऐसा है कि इंडिया इन जनरल इज़ अ वेरी बिग कंट्री। Yeah. इतने लोग हैं, आप मान लीजिए 1.4 बिलियन पीपल, और इंडिया में एक वेडिंग सीजन में 40 to 50 lakhs वेडिंग्स होता है। Correct. एक साल में मान लीजिए इंडिया में मतलब 1 करोड़ शादियाँ हो रही है, ठीक है, Correct. उससे ज़्यादा ही। हाँ तो 1 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग तो नहीं सोचेंगे कि फ़ोन से हो जाएगा। हाँ, सही बात है। सो यू हैव टू फाइंड योर नीश, यू हैव टू मेक अच्छा, योर मार्केट। ठीक है। सो यू लेट गो ऑफ दोस क्लाइंट्स। आई लेट गो ऑफ दोस क्लाइंट्स। बहुत बहुत सही, बहुत सही। क्लाइंट को ना एजुकेट करना शायद इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो क्वालिटी की बात हो, चाहे वो किस तरह कंटेंट चाहिए वो बात हो, किस तरह का डेकोरम लहजा मेंटेन करना है ओवरऑल वो बात हो। तो ओवरऑल हर एस्पेक्ट पे एजुकेट करना क्या इंपॉर्टेंट है? अगर हाँ तो किस तरह से आप उसको करते हो? हाँ, सो एक क्लाइंट को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे कम विथ सर्टेन एक्सपेक्टेशन। फिर मतलब कभी कभी हमें लगता है कि ये एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं है, तो तब हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आपका पैकेज ये है तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं, या फिर अगर पैकेज का कोई इशू नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि वेन्यू कैसा है, ये कैसा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। तो अगर वो हो रहा है तो हम कर देते हैं। और तो उसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट को बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कि सी वी हैव डन दिस वर्क हियर बिफोर, तो इसमें हमने ऐसा कुछ किया था। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट देखते हैं कि दूसरे कपल का फ़ोटो कि कैसा है उस वेन्यू पे, तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना है, तो उनके एक्सपेक्टेशन भी वैसे रहते हैं कि हाँ। और आजकल ना क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स आने लगे, करेक्ट। तो उनको वो ट्रेंड फॉलो करना है, कभी किसी को रील बनाना ये है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि देखिए आपका पर्सनैलिटी जो है ना वैसा नहीं है जो इस वीडियो में है। सो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही बैडली कि आपको करना ही है, देन आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बट आई मीन टू बी ऑनेस्ट दिस कैन बी डन इन ए डिफरेंट वे। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ लेट्स डू इट दिस वे, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कोई मिडिल ग्राउंड हम लोग ढूंढे। इन्वेस्टमेंट कितना होता है इसमें जब किसी को मान लो शुरू करना होता है? इनिशियल क्या इन्वेस्टमेंट होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें, अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं तो एक स्मॉल साइज कंपनी, एक स्मॉल साइज कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कैन बी बिटवीन 5 to 10 lakhs, विच इंक्लूड्स व्हाट? विच इंक्लूड्स कैमरा, लेंसेज। कितने का कैमरा, कितने का लेंस? कैमरा मान लीजिए 2 लाख से लेके 3 लाख तक का आप एक कैमरा ले सकते हैं। बाकी पैसों से आप लेंस ले सकते हैं, फिर उसके एक्सेसरीज जो है वो सब ले सकते हैं। और अगर आप एक टीम बना रहे हैं तो आप ऑफिस स्पेस ले सकते हैं काम करने के लिए। अगर आपका बजट है 10 lakhs, so you can do all this in that amount. If your budget is 5 lakhs and you're starting individually, कैमरा, लेंसेज और उसके एक्सेसरीज ले सकते हैं फॉर स्टार्टर्स। तो जैसे 50,000 60,000 वाले कैमराज आते हैं, क्या उनसे भी शूट करा जा सकता है, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का? देखिए अब शूट तो फ़ोन से भी किया जा सकता है। नहीं मतलब बट अगर प्रोफेशनली बोल रहा हूँ। प्रोफेशनली अगर आप करोगे तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा। तो प्रोफेशनली अगर आप शूट करना चाहते हो तो एटलीस्ट कोई भी कैमरा जिसका प्राइस है 1 लाख एंड अबव, आप उससे शूट कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या लेंसेज मेजरली आप यूज करते हो? थोड़ा टेक्निकल चले। मेजरली 3-4 टाइप के लेंसेज होते हैं। एक सबसे पहले जो आता है किट लेंस, जो कि हम रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है, क्वालिटी भी थोड़ा वो होता है। और एक उसके बाद आता है वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल एज इट सेज, आप वाइड फ्रेम कैप्चर कर सकते हैं। वाइड एंगल कितने mm, थोड़ा mm वाइज बताओ। वाइड एंगल में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो है 16 to 35 Correct. एक आता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं। एंड जूम लेंस में 70 to 100 या फिर 50 to 150, ये जो एक रेंज आता है उसका अपर्चर रहता है f2 और f2.8, इस में खेलते हैं। और जो एक आता है मिड साइज़, जिसका फोकल लेंथ होता है 24 mm to 70 mm, वो लोग भी बहुत सारे फोटोग्राफर वो लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जो हाईली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है, जो अगर आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक आउटपुट चाहिए तो यू हैव टू यूज़ प्राइम लेंसेज। उनका अपर्चर रहता है 1.4 1.2, तो वो सब लेंसेज में आपको और बेहतर क्वालिटी मिलेगी और फ़ोटो और ज़्यादा
अच्छा दिखेगा। लाइट्स वगैरह पे आप खर्चा करते हैं, लाइट्स भी लेते हैं? यस जैसे मेन जो प्राइमरी लाइट होता है फोटोग्राफर के लिए वो होता है फ्लैश लाइट, और वीडियोग्राफर के लिए कोई भी कंटिन्यूअस लाइट सोर्स, करेक्ट। वो हम लेते हैं बेसिक। अच्छा, जब भी शादी हम शूट करने जाते हैं, कपल पे ही फोकस करना क्या सही रहता है, या आपको ओवरऑल शादी पे और भी लोगों पे उतना ही फोकस करना चाहिए? किस तरह का माइंडसेट काम आता है? हाँ, सो इन जनरल कोई भी फोटोग्राफर को ओवरऑल सब कुछ कैप्चर करना रहता है, बट शादी से पहले हम लोग कपल से डिस्कस करते हैं कि आपका क्या प्रेफरेंस है। डू यू वांट अस टू फोकस मोर ऑन यू एंड लिटिल लेस ऑन द रिलेटिव्स, और इक्वल? हाउ टू मार्केट इट बेटर, क्या कुछ नुस्खे बताओ ना, 3-4। हाँ, तो जब कैसे एक नया नया बंदा है जिसने काम खोला है अभी, वो कैसे ज़्यादा क्लाइंट्स उसके पास आए, कैसे उसका काम और दिखे और बोले? सो व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग हेल्प्स द मोस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो करना भी बहुत आसान हो गया आजकल फेसबुक का जो ऑप्शन, मतलब मेटा एड्स आ गया है, तो उसमें ना लाइक यू कैन वॉच यूट्यूब ट्यूटोरियल, तो उसमें दिखा देते हैं कि आपको कैसे उसमें फंड्स ऐड करना है, कैसे टाइप की ऑडियंस आपको टारगेट करना है। तो वो सब आप ऑनलाइन में देख के सीख सकते हो कि कैसे आप ऐड चला सकते हो। ये बहुत ही आसान है। तो अगर आप मंथली ऐड पे स्पेंड कर रहे हो बिटवीन 10 to 20,000, तो आप बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि महीने का आपको, अगर आपका काम अच्छा है और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब सही है, आप बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन 50,000 टू मे बी 5 lakhs 10 lakhs। Oh, wow. तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका काम कैसा है, आपका प्रोफाइल कैसा है, और आप कैसे कन्विंस करते हो। तो मेटा आर्ट्स पे आप बोलते हो कि इस पे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, सही है? यस, तो मैं तभी किसी को ये सजेस्ट करूंगा जिसके पास थोड़ा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है दिखाने के लिए क्लाइंट्स को। एंड ये ऐसा प्रोसेस है कि आप एक बार ऐड चलाओगे शायद आपको अच्छे लीड्स नहीं आएंगे। सो इट्स लाइक कि बहुत महीने के बाद आपको चलाते जाना है, तब जाके शायद आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि द सिस्टम विल लर्न आपकी कंपनी कैसी है, तो उसके हिसाब से आपको वैसे लोगों के पास आपका ऐड लेके जाएगा। तो टोटली डिपेंड्स। आप जो शादियां शूट करते हो उसकी भी रील बना के प्रॉपर डालते रहते हो, रेगुलरली अपडेट करते हो अपना सोशल मीडिया? हाँ। या फिर अब ऐसा हो गया कि ठीक है यार, काम चल रहा है, काम आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं करते? नहीं, सो ये बहुत ही एरोगेंट मैं मानूंगा अगर कोई अपना काम दिखा नहीं रहा लोगों को। लाइक लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो? सही बात है ना। तो मैं तो रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टोरी डालता रहता हूँ। पोस्ट मैं भले ही ना करूँ रेगुलरली, बिकॉज मेरा पेज चाहिए क्लासी दिखे। तो डेली हम लोग तो क्लासी वेडिंग शूट नहीं करते ना। तो हम लोग ट्राई करें कि जो भी हम पोस्ट करें, जो हमारा परमानेंट प्रोफाइल पे बने, वो अच्छा दिखे। बट स्टोरी में हम लोग बहुत कुछ पोस्ट करते रहते हैं। दूसरे इवेंट प्लानर्स के साथ आप जो कोलैब कर रहे हो उनको क्रेडिट देके भी आप बहुत कुछ पोस्ट कर सकते हो। तो अगर वो अपने स्टोरी में डाल रहे हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, रीच मिलेगा। अच्छा, ऑडियंस किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया में इफ़ आई कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट, लोगों को ना लुक से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। तो अगर आप कोई कपल जो अच्छे दिखते हैं, अगर आप वैसे कपल्स का बहुत ही खूबसूरत वेडिंग आप पोस्ट करोगे ना, दैट विल अट्रैक्ट द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। उससे एक आपको तो लोग में भी उस कपल में खुद को देखते हैं कि यार मैं भी ऐसा दिख सकती हूँ, दिख सकता हूँ। करेक्ट। सो अदरवाइज लाइक आई कंसिडर एवरीवन इज सेम and everybody has their own personal things. Everybody is unique in their own ways. It's my job, how can I make it look romantic, how can I make it look real, and how can I just bring out the chemistry. तो वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कुछ भी हो जाए, रोमांस तो मुझे दिखाना है अगर है उसके अंदर तो। कुछ अरेंज मैरिज में क्या होता है कि कपल के बीच में कोई रोमांस ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर वेल। बट शादी तो हो रहा है, अब हम भी नहीं बोल सकते कि नहीं तुम पहले रोमांस सीख के आओ फिर शादी करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम ट्राई करते हैं कि हम लोग कितना कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, बट एटलीस्ट वो 10 साल बाद जाके वो अगर लुक बैक करेंगे तो वो एटलीस्ट नेचुरल दिखे। करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एआई के आने से कुछ बदला है काम में? एआई के आने से अब तक जो बदला है वो पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि पहले मुझे एक फ़ोटोशूट के बाद बैठ के सारा फ़ोटो सिलेक्ट करना पड़ता था। अब बहुत सारे ऐप्स आ गए, तो उसके मदद से हम लोग फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। और वो अभी भी उतना पॉलिश नहीं है, बट जितना है कभी कभार काम चल जाता है, बट इट इज़ ए गुड। पहले और कभी कभी क्या होता है कि फोटोज़ में बहुत सारे अनवांटेड चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए वायर आ रहा है, एक किसी का पंडित जी ने अपना बैग कहीं पे छोड़ दिया है, वो आपके फ़ोटो में आ गया, कोई कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन, तो एआई की मदद से आप आजकल वो भी हटा सकते हैं। अगर आप कोई फूल ऐड करना रहा, कुछ ऐड करना रहा, वो भी कर सकते हैं। सो एआई विदिन सेकंड्स हो जाता है। हाँ, एआई इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो आई हैव नॉट सीन ए नेगेटिव साइड ऑफ एआई इन आवर इंडस्ट्री। आप यूज़ करते हैं वो सारी ऐप्स? कुछ नाम बता दीजिए, कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं? एआई यूज़ करते हैं, जैसे फोटो सिलेक्शन के लिए आफ्टर शूट करके एक है, यू कैन यूज़ दैट। एंड फिर एडिटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइट रूम। सो लाइट रूम के अंदर आपको बहुत सारे एआई फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोटो में ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना, फिर एआई की मदद से फ़ोटो का अगर कोई किसी में नॉइज़ ज़्यादा है वो आप कम कर सकते हो। तो ओवरऑल इट्स वेरी हेल्पफुल। डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हो? डेटा मैनेजमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम। तो क्या होता है कि
एज आई सेड कि वी कीप 2 बैकअप्स ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। तो हम लोग जब एक वेडिंग शूट करके आते हैं, सो जब हम फोल्डर जब सेव करते हैं तो हम लोग एकदम प्रॉपरली फोल्डर वाइज इसको सेव करते हैं। कोई किसी कपल का नाम अगर एक्स एंड वाई है तो हम लोग लिखते हैं एक्स एंड वाई, उसके अंदर जाके लिखते हैं कि इवेंट क्या था। इफ़ इट वाज ए हल्दी, हल्दी लिखते हैं, हल्दी के अंदर जाके कितने कार्ड्स यूज़ हुए हैं, इसमें अगर 2 कार्ड हुए तो कार्ड 1 में कार्ड 1 का फुटेज रहेगा, कार्ड 2 में कार्ड 2 का फुटेज रहेगा। तो अगर आप कई 10 साल बाद भी देखेंगे आपको पता रहेगा कि कहाँ पे है, क्या है। तो बैकअप भी एग्जैक्ट सेम कॉपी रहेगा ताकि यू नो कि वेयर द फाइल इज। राइट। पोस्ट शूटिंग आपने शूट कर लिया, उसके बाद क्या वर्क फ्लो रहता है आपका? So post shooting our work flow is copying the data. After copying the data, making a second backup of the data. फिर हम एडिटिंग टेबल पे बैठते हैं। अगर फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग फोटो के रिव्यू करते हैं, एज इन सिलेक्शन करते हैं। आप एआई के से भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ मैनुअली करना, क्योंकि एआई उतना अपडेटेड हुआ नहीं अब तक। करेक्ट। तो मैनुअली मैं देखता हूँ कि कितने सारे ऑप्शंस है। अगर एक ही शॉट के मैंने 5 ऑप्शन लिए हैं, मैं देखता हूँ कि 5 में से कौन सा बेस्ट है, वो मैं चूज़ करता हूँ। तो वो होता है फोटो सिलेक्शन का वर्क फ्लो। फिर मैं उसको लाइट रूम में इंपोर्ट करता हूँ। फिर हमारे प्रीसेट्स रहते हैं जो हम खुद बनाते हैं, मतलब एक फ़ोटो को एडिट करके उसी का जो सेटिंग है कॉपी करके रख देते हैं। सही है। फिर हम लोग बाकी फ़ोटो में पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें लाइट का एडजस्टमेंट है, कलर थोड़ा है, तो उसके हिसाब से हमारा एडिटिंग प्रोसेस रहता है। उसके बाद हम लोग एडिटिंग करने के बाद एक बार देखते हैं कि इस एवरीथिंग ऑल राइट। उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को हमारा जो डेटा शेयरिंग स्टोरेज रहता है, इट्स नॉट एवरीबडी यूजेस गूगल ड्राइव। जैसे मेरी कंपनी, हमारा खुद का पोर्टल है, उसमें हम लोगों का ऑनलाइन गैलरी होता है, तो उसमें हम अपलोड करके क्लाइंट को वो पर्सनल लिंक भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कंपनी का ब्रांडिंग लगा रहता है। तो अगर क्लाइंट आपका वो लिंक शेयर कर रहा है किसी के पास, सबके पास मेरा नंबर, मेरा इंस्टाग्राम, वेबसाइट सब चला गया बेसिकली। और उनके पास लॉगिन का भी ऑप्शन रहता है, तो अगर वो लॉगिन करेंगे तो उनका फ़ोन नंबर, उनका मेल आईडी हमारे पास आ जाएगा डेटाबेस में बेसिकली। Very nice. इन फ्यूचर अगर हमें वो डेटा यूज़ करना है, अगर उनको कुछ कोल्ड ईमेल भेजना रहा तो हम कर सकते हैं, बट जो कि हम नहीं करते क्योंकि ये काइंड ऑफ प्राइवेसी ब्रीच होता है। हाँ। तो वी डोंट डू दैट प्रैक्टिस, बट इट्स अ गुड थिंग कि हमारे पास एक डेटा है लोगों का। तो वो रहता है फोटो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग का ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो हम फुटेज देखते हैं कैसा है, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे मैं यूज़ करता हूँ FCP, फाइनल कट प्रो, एप्पल का एक प्रोडक्ट है। हाँ। बहुत लोग प्रीमियर प्रो, कोई दाविंची भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट में फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने खुद वो वेडिंग शूट किया है तो आपको तो पता रहता है कि क्या करना है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले हम म्यूज़िक ढूंढते हैं, म्यूज़िक ढूंढने के बाद उसको हम लोग टाइमलाइन पे देते हैं। फिर क्लिप्स देखते हैं, जो क्लिप का बेस्ट पार्ट है वो हम लोग टाइमलाइन पे लाते हैं। फिर उसको म्यूज़िक के साथ एडिट करते हैं, फिर उस पर कलर ग्रेडिंग होता है। फिर हम देखते हैं वीडियो को, क्या ये स्टोरी लाइन सही है, क्या ये इंटरव्यू सही है, सब लोग उसको हम पॉलिश करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसको एक्सपोर्ट करके हमारे सर्वर के थ्रू क्लाइंट को भेजते हैं। कभी कभार क्या होता है कि किसी भी क्लाइंट को एल्बम चाहिए रहता है, तो तब हम क्या करते हैं कि हम लोग जो उनको फ़ोटो भेजते हैं, फ़ोटो सिलेक्शन करके वो लोग हमें भेजते हैं वापस एल्बम बनाने के लिए। तो एल्बम डिज़ाइन करके उनको हम दिखाते हैं क्या हम अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। इफ़ दे से यस तो हम लोग प्रिंट करके उनके घर भिजवा देते हैं। फोटो सिलेक्शन टाइम से आ जाता है या महीनों लग जाते हैं? नहीं, अभी आई नो पीपल जो 3 साल हो गए उनकी शादी को, बच्चे भी हो गए, फोटो सिलेक्ट हुआ नहीं है। तो इसके लिए ही हम लोग जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि यू हैव टू पे आवर रिमेनिंग बैलेंस बिफोर वी डिलीवर एवरीथिंग। So अदरवाइज that, एल्बम जब तक होता रहेगा। सही बात है यार, क्योंकि मैंने देखा है शादी हो गई, कुछ वीडियो थोड़ी बहुत फोटोज आ गए, चलो ठीक है यार हो गया काम। एल्बम का सिलेक्शन क्योंकि दोबारा बैठना वो टास्क है, करेक्ट। तो वो कोई बैठता नहीं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग अपने सर्वर से भेजते हैं, तो वो सिलेक्शन थोड़ा इजी आ जाता है। तो हमारे सर्वर में ऑप्शन रहता है कि अगर आपको एल्बम के लिए वो फोटो चाहिए, उस पर आप लव रिएक्ट या उस पर रिएक्ट कर दीजिए। ये सर्वर क्या कहाँ से मिलता है? सो देर आर सो मेनी ऑनलाइन सर्वर्स लाइक से squarespace.com, फोटोआउल, ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यू हैव टू पे ए सब्सक्रिप्शन फी फॉर दैट ईयरली, दैट कैन अरेंज फ्रॉम 10,000 to 50,000 डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट। तो वो हम लोग मेंबरशिप लेते हैं उसका। तो और ऊपर से नॉट ओनली दैट मेंबरशिप, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसका हम लाइसेंस वर्जन ही लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर सॉफ्टवेयर बीच में क्रैश हो गया, पूरा खत्म, राइट? एवरीथिंग इज वन। सो सब कुछ लाइसेंस्ड रहता है हमारा। तो कुछ आपने छोटा चेंज करा हो या माइंडसेट में बदलाव किया हो या अपने ही प्रोसेस में कुछ चेंज किया हो जिससे आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिला हो? सो हमारा फील्ड ऐसा है कि इट्स ए क्रिएटिव फील्ड, तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। हर एक आर्ट पीस एक दूसरे से अलग होता है ना? और मार्केट में इतने ट्रेंड्स आते हैं ना कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो रिसेंटली मैंने ना बहुत सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स को फॉलो करने का ट्राई किया है कि मैं देख रहा हूँ कि उनका काम कैसा है। बिकॉज मेरा जो क्लाइंटल है बहुत सारे NRIs हो गए, बिकॉज कंपैरेटिवली बहुत सारे इंडियंस अभी बाहर जाने लगे हैं। तो बस वो शादी बट इंडिया में ही करते हैं ना, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा इंटरनेशनल आने लगा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इंटरनेशनल टच दे सकूँ अपने फिल्म्स में, म्यूज़िक वाइज, शॉट वाइज, एंगल वाइज, फिर डायरेक्शन वाइज। तो वो चीज़ मैंने लास्ट वेडिंग सीजन से अप्लाई किया मेरे बिजनेस में, तो जो कि बहुत एक अच्छे वे में जा रहा है। एंड द कपल्स दे आर एंजॉइंग द एक्सपीरियंस मोर, राइट। तो ओवरऑल
like I am also happy and creatively satisfied, they're also happy. Very nice. So that has created a big impact. अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी बहुत ही पैसे कमाने का वाला बिजनेस है, बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। तो पिछले 5 सालों में क्या आपने बड़ा अचीव करा है जो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने कुछ तो पैसे कमाए, मम्मी देख लो यार तुम्हारे बेटे ने कर लिया? हाँ, देखिए डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें पैसा बहुत है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इससे कमाया है वो है इज़्ज़त, एंड मुझे बहुत लोगों से पहचान हुआ। बट व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी बेनिफिट्स, तो उसमें ना मतलब 2020 से अब तक जो मेरा जर्नी रहा है उसमें मतलब टू बी ऑनेस्ट पैसे भी बहुत आए हैं हमारे पास। तो उससे हमने मतलब एक ऐसे स्टेज पे आ गए कि मैं मतलब लास्ट 2 साल पहले मैं आई वॉज एबल टू बिल्ड माई ओन हाउस। Very nice. पहले मतलब जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कोई भी इंसान के लिए, हाँ, कि सच खुद में। का एक विला या घर होना, वो बहुत ही, चाहे ये एक छोटा सा अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, बट खुद का एक परमानेंट स्टे होना बहुत ही एक बड़ी बात होती है। Very तो मैंने इस फोटोग्राफी के ज़रिए मैंने खुद का एक घर बनाया, और नॉट ओनली हाउस, इससे मैंने गाड़ी भी खरीदी। तो अभी मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, और एक है BMW X1 और एक है मारुति का एक गाड़ी। तो मतलब हर एक क्या बोलूँ, एक क्रिएटिव इंसान का ये भी रहता है कि हमें थोड़ा लग्जरी चाहिए रहता है। करेक्ट। तो अभी हम अगर अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस Very फील्ड nice. से, तो हमें कभी कभी मतलब वी आर अलाउड कि हम लोग अपने आप को स्पॉइल करें। Very nice. इट्स आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि घर गाड़ी वगैरह सब कुछ है। कितना ज़रूरी था BMW का होना? नहीं होती तो क्या होता? देखिए, या हमेशा से सपना था? मेरा हमेशा से सपना था कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो। हाँ। बचपन से मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। तो मुझे एक गाड़ी तो एक चाहिए थी, और ना ये बहुत ही एक रैशनल डिसीजन था कि मैं सोचा, तुरंत 2 दिन बाद ले लिया गाड़ी। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मतलब ऐसा 2 दिन भी नहीं, नेक्स्ट डे आज मेरे दिमाग में किसी ने आइडिया डाला कि गाड़ी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। मतलब BMW, ये सब। मैं बोला BMW, ये इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं कि मतलब मैं इस स्टेज में BMW ले सकता हूँ। तो देखिए एक BMW की कॉस्ट कितनी हो सकती है। फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया, तो फिर मैंने देखना चालू किया कि लग्जरी कार ये सब। तो फिर मैंने कि यार ले लेते हैं गाड़ी। तो फिर जब मैंने लिया, वो था एक रैशनल डिसीजन, बट इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई बिजनेस। क्योंकि जब आप, ये थोड़ा शो बिजनेस है ना? हाँ, ये काइंड ऑफ शो बिजनेस है। जब आप एक सोसाइटी के, क्योंकि लग्जरी गाड़ियाँ लेती है जो थोड़े वेल्दी रहते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेल्दी एनफ, बट एक ऐसा ये डिसीजन था कि मतलब एक परसेप्शन बन गया लोगों में कि हाँ, दिस इज़ अ वेरी वेल पेड जॉब एंड वेल रिस्पेक्टेड जॉब, यू कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। तो जब मैंने गाड़ी लिया, जब मैंने वो सोशल मीडिया में पोस्ट किया, तो मुझे ना बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, एंड लोगों को ऐसा लगने लगा कि वाओ, हिज वर्क इज़ सो गुड दैट पीपल आर पेइंग हिम सो मच दैट ही कैन अफोर्ड ए कार, एक गुड कार। तो उससे मुझे मतलब एक परसेप्शन जो बिल्ड हुआ, उससे बहुत हेल्प हुआ कि लाइक जो सोशल सर्कल में मैं पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सोशल सर्कल में मुझे ऑटोमेटिकली एंट्री मिल गई। अगर मुझे कोई 5 स्टार होटल में जाना था शूट करने, आई कुड गो विदाउट एनी वरी, नोबडी वुड आस्क मी, दे विल जस्ट टेक माई कार एंड पार्क इट, एंड एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। बहुत फर्क पड़ता है। वो चेंज आया। नाइस यार, हाँ। बिग अचीवमेंट्स। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं, अगर मान लीजिए अभी किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, वेडिंग फोटोग्राफी का अपना एक बिजनेस खोलना है, 3 से 4 क्वालिटीज कौन सी उसके अंदर होनी चाहिए जो कि एकदम मैंडेट है बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए? सो इन 2025 अगर किसी को अपना खुद का वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी खोलना है, तो उनके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो है स्किल्स। सो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपको हर एक चीज़ आता हो, फोटोग्राफी से लेके वीडियोग्राफी से लेके एडिटिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आना चाहिए आपको। तभी आपका कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी जल्दी बन सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस सेंस अच्छा रहता है, उनका चल जाता है, बट अगर आपको सारे स्किल्स पता है तो स्टार्टिंग में ना आपको वो चीज़ बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट। तो वो एक मेन चीज़ है। तो स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। हाँ, मैं तो जो नए फोटोग्राफर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि बहुत सारे बड़े फोटोग्राफर्स जो है इंडिया या वर्ल्ड वाइड, उनका आप काम फॉलो करो, उनके वर्कशॉप्स अटेंड करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, गियर्स पे हो गया, नॉलेज पे हो गया। ओवरऑल आपको पहले का जो 1 साल 2 साल है वो इन्वेस्टमेंट है, आप उतना रिटर्न नहीं देख सकते, बट धीरे धीरे अगर आप काम सीख रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, रिटर्न्स बहुत है इसमें। तो एक स्किलिंग हो गया क्वालिटी, उसके अलावा कुछ और क्वालिटीज? See, to do any business, you have to be smart enough and also you have to be a good person. अगर आप एम्पैथेटिक हो, अगर आप किसी को समझ सकते हो कि वो लोग क्या चाहते हैं, और अगर आप वो प्रोवाइड कर पा रहे हो, सो उससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। जैसे क्या बोलूँ,
मतलब मारवाड़ी लोग जैसे बिजनेस करते हैं उनके ज़बान पे रहती है शक्कर, ठीक है, और दिमाग में कुछ और चलता है। तो अगर सही से आप बात कर सकते हो सही है। तो वो बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आप ये सब सारे फोटोग्राफर्स की कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनिए। बहुत सारे इवेंट प्लानर्स हैं, उनको आप रीच आउट कीजिए थ्रू इंस्टाग्राम और या मेल आईडीज़। आजकल सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं एंड लोग भी आपको रिस्पॉन्स देंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू राइट ए वेरी गुड कवर लेटर विद दैट, नाइस। कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद जिसको आप रीच आउट कर रहे हो, आप क्यों उनको रीच आउट कर रहे हो, उनका कुछ तो अच्छा लगा होगा, उसके बारे में आप उनको कॉम्प्लीमेंट करो। उसके बाद बोलो कि आपका मोटिव क्या है। तो उनको अगर आपका काम पसंद आया, आपका एटीट्यूड पसंद आया, ज़रूर आपके बिजनेस में वो हेल्प होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप जो काम उठाते हैं वो डायरेक्टली D2C होता है, डायरेक्टली कस्टमर से आता है, या फिर वो B2B आप ज़्यादा काम करते हैं, कैसे? मेरा जो है बिज़नेस वो B2C ज़्यादा होता है। ओके। क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे एड्स वगैरह चलाते हैं, तो हमारे वैसे डायरेक्ट लीड्स बहुत आते हैं। बट कभी कभार हम लोग इवेंट प्लानर्स के साथ भी काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। नहीं, पर Catering हो आप गया। प्रेफर क्या करते हो? हम लोग प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट डायरेक्ट हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अगर किसी के थ्रू आया इवेंट प्लानर हु इज़ रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, तो उनको थोड़ा कमीशन देना पड़ता है बिटवीन 5 to 10%। कोई इवेंट प्लानर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है आपको, दे विल चार्ज यू मे बी 20%। तो कभी पर कभार बिगनिंग में तो करना ही पड़ता है ना। करना ही पड़ता है। तो कभी कभार मेरा ऐसा रहता है कि देखो भाई, मेरा इस वेडिंग का कॉस्ट मेरा जो है, मैं इसका है 2 लाख आप मुझे, तो उसके ऊपर आप जितना चार्ज करना है कर लो। तो उसके हिसाब से भी कभी कभार चलता है। ठीक है। ऐसी कौन सी गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए न्यू कमर्स को जो अभी आ रहे हैं, या वेडिंग फोटोग्राफर्स को? वेडिंग फोटोग्राफर्स को कुछ गलतियाँ जो अवॉइड करनी चाहिए वो है कि आप कोई भी वेडिंग में जाके ना आप अपना खुद का फ़ोन बहुत यूज़ करने लगते हैं, आप उस मोमेंट में नहीं रहते हो, है ना। बहुत बढ़िया बात तो कही यार। आप ना अपना पर्सनल चीज़ छोड़ के ना आप ट्राई कीजिए कि आप कितना मिंगल हो सकते हैं, कितना आप लोगों को समझ सकते हैं, सही बात कितना है। कुछ जान सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक मिस्टेक बोलूँगा मैं। और लोग ना अपने आप को ठीक, अपना जो काम वेडिंग जो शूट करते हैं, अपने काम को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल या वेबसाइट है वो आपका पोर्टफोलियो है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। काम तो आपका अच्छा होना ही है, बट प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आप मान लीजिए मतलब चिकन टिक्का खा रहे हैं, तो आपको एकदम क्या बोलते पत्ते के प्लेट में चिकन टिक्का ऐसे ठूस के दे दिया, ऊपर से अनियन डाल दिया, थोड़ा सा हरी चटनी दे दिया। और सेम चीज़ आप अगर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक वाइट कलर के शाइनिंग वाले प्लेट में, सेरामिक प्लेट में 6 चिकन टिक्का ऐसे ऐसे डाल के देंगे, साइड से एक लाइन बना रहेगा ग्रीन चटनी का, साइड से थोड़ा सा आधा लेमन और अनियन रहेगा। तो टेस्ट भले ही सेम हो, बट प्रेजेंटेशन के कारण आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। करेक्ट। आपने 5 स्टार में बहुत चिकन टिक्के खाए, इसका मतलब ये बता। क्योंकि शादियां 5 स्टार्स में अक्सर होती हैं जो आप शूट क्या करते हो। कर नहीं, बट प्रेजेंटेशन बहुत फर्क पड़ता है यार। बहुत 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 अच्छी बात। और कोई मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए? ये मिस्टेक्स में तो नहीं बोलूँगा, बट आप अपने काम को कैसे आप बेटर कर सकते हो, अगर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई वेडिंग फिल्म बना रहे हैं, सबसे ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है एक वेडिंग फिल्म का, वो है म्यूज़िक। तो ज़्यादातर फोटोग्राफर ये मिस्टेक करते हैं, वो लोग गलत सॉन्ग चूज़ करते हैं अपने वेडिंग फिल्म के लिए, या सॉन्ग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते? ध्यान नहीं देते। अगर आपका ऑडियो अगर ज़बरदस्त है ना, तो आपका वीडियो भी सुपर हिट रहेगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो चैलेंजेस आप क्या फेस करते हैं एज अ फर्म जो आप चला रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की आज के दौरान, आज के टाइम मार्केट में? सो आज के टाइम में जो मेन चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो है बजट इश्यूज और कंपटीशन। कंपटीशन इतना ज़्यादा आ गया कि बहुत सारे कंपनीज बहुत कम चार्ज कर रही है सेम सर्विस के लिए, बट आपको पता है आपका एक सर्टेन कॉस्ट है। तो अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करोगे, क्वालिटी पे वो असर पड़ेगा ही। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब वो आई थिंक हमेशा से ही रहा है, बट आज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल गया है, बिकॉज फोटोग्राफी बहुत एक एक्सेप्टिंग प्रोफेशन बन गया है। करेक्ट। तो उसके लिए वो एक हम चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो कैसे डील करते हो चैलेंज उससे? तो डील ऐसा है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और हम लोग ट्राई करते हैं कि हम अपना काम इतना बेहतर कर दे कि हम लोग यूनिक यूनिक दिखे, ताकि लोग हमें हायर करें एनी हाउ। नाइस। क्लाइंट की तरफ से क्या चैलेंजेस आते हैं? क्लाइंट की तरफ से हमें 2 तरीके के चैलेंज आते हैं। कभी कभार पेमेंट का इशू होता है, और कभी कभार ये होता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत होते हैं। अच्छा। कुछ क्लाइंट को चाहिए एकदम आपके लिए जो क्रिंज है, उनके लिए वो बहुत एकदम हीरो शॉट है। ठीक है। तो वो हम लोग एक चैलेंज की तरह देखते हैं कि हम लोग इसको अब कैसे सॉल्व करें। तो हम लोगों को वो अभी भी चैलेंजिंग लगता है, बट कोशिश करते हैं कि कितना हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। वी आर इंडियंस, हमें मसालेदार कहानियाँ बहुत पसंद हैं। इसीलिए हम बिग फैट वेडिंग्स होस्ट करते हैं। सो कुछ ऐसी कहानी जिसमें ऑन द स्पॉट कुछ हो गया हो, या कोई वियर्ड ब्राइड्स डिमांड, या आई डोंट नो एनीथिंग। अब साउथ इंडियन वेडिंग्स होती है सुबह,
अब मान लीजिए उसका मुहूर्त का टाइम है 8 बजे या 9 बजे, अरे बाप रे, एक इंसान 4 बजे अगर सोने जाएगा तो उसका मेकअप भी तो करना है ना, सही तो बात। उसको उठना पड़ेगा 5 बजे। तो बराबर है। तो 1 घंटा भी नहीं, मतलब सोना मतलब क्या, बस ड्रेस चेंज होना है, बोल सकते हैं उसको। करेक्ट करेक्ट। ऐसे सब करके सुबह एकदम ऐसे झूमते झूमते शादी कर लिया। तो ऐसा ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ एक्सपीरियंस कि आँख नहीं खोल पा रहे शादी के मंडप में बैठे हैं। नाइस। कभी कुछ ऐसी ब्राइड या ग्रूम की डिमांड आई है जो इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, यार ऐसा कर दो, और आपको लगा क्या क्या कह रहे हो, एक मिनट हेलो क्या है ऐसा कुछ? देखिए सबसे जो कॉमन डिमांड होता है, मुझे पतला दिखा दो। अरे यार, ओह गॉड, अमेजिंग। एक तो सबसे इरिटेटिंग जो होता है फोटोग्राफी, सब शादी के बाद हम लोग जो कपल पोर्ट्रेट्स करते हैं, तो कभी कभार शादी से पहले भी हो जाता है, कभी कभार टाइम नहीं रहता, तो बात तो क्या करते हैं कि जो रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, खाने के लिए उनको बुला के लेके जाते हैं। हाँ अब जो मेन चीज़ है, Correct. फोटो नहीं हुआ, हमारा वी आर वर्किंग देयर, इट्स आवर जॉब, Yeah, yeah. राइट? खाना तो रहता ही है, Correct. खाना कहीं भागा नहीं जाता। तो क्या करते हैं कि नहीं यार बाद में होगा, भूखे हैं, बट खाना द खिला थिंग इज कपल विल आस्क अस वेयर इज माय फोटो। मतलब और हमारा भी एक टाइम होता है कि दिस इज द टाइम वी कैन शूट, इफ यू वांट टू प्रायोरिटाइज फूड देन प्रॉब्ली वी हैव टू लीव। ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कभी कभार, तो तब वो टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हमारे पास टाइम रहता है एंड इफ वी कैन अकोमोडेट, वी वेट। कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट ने पहले उस पेमेंट पे एग्री कर दिया हो और बाद में कह रहा है यार थोड़ा कम कर दो, ज़्यादा है, इतना कैसे लेता है कोई, बाद में ड्रामे कर रहा हो, पहले सब कुछ एग्री था? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है पेमेंट को लेके, बट आउटपुट को लेके मान लीजिए कि हमने एक वीडियो बनाया है, एक हम लोग एक लॉन्ग वीडियो देते हैं, उसका एक ट्रेलर शॉट Correct, देते हैं, correct. तो अभी क्या क्या कभी बोलते हैं कि आप एक रील बना के दे सकते हैं। हाँ अगर पॉसिबल है, अगर हम जानते हैं कि ये कपल ने हमारे साथ अच्छे से ट्रीट किया, सब कुछ किया, हम लोग करके दे देते हैं। तो वो एक रिक्वेस्ट रहता है। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव कोटेड? कोई कभी एक्स्ट्रा भी चार्ज तो किया? कभी कभार क्या होता है कि कपल को क्लैरिटी नहीं होता कि क्या उनको चाहिए रहेगा, तो कभी अभी कोविड के बाद ऐसा हो गया कि सबको लाइव टेलीकास्टिंग करना रहता है। हाँ। तो वो पहले डिसाइड नहीं रहता कभी कभार, तो बोलते हैं कि Last वेडिंग minute. के लास्ट मिनट बोलते हैं कि हमें लाइव चाहिए, सो देन वी हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट लाइव कवरेज। एंड समटाइम्स दे वांट ड्रोन, ये इंक्लूड पहले नहीं रहता है, लास्ट में बोलते हैं कि हाँ, तो हम लोग को वो सब चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, राइट नाउ पीपल हु आर वाचिंग अस, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप कुछ ऐसा बोल्ड मूव कौन सा बताओगे जो उनको लेना चाहिए इस इंडस्ट्री में जिन्होंने नया नया शुरू करा है, टू मेक एवरीथिंग गो बेटर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, एवरीथिंग? यार जो भी इस फील्ड में है और उनको ग्रो करना है, बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अपने स्किल सेट पे काम करो। उससे बड़ा एसेट और कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। कम्युनिकेशन स्किल तो अलॉन्ग दी वे आप सीख जाओगे, बट स्किल्स पे अगर आप काम नहीं किए, आपको अगर लगता है कि पैसा आ रहा है, देन यू आर गॉन। स्किल सेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। वेरी नाइस, ग्रेट। ऑलराइट, तो शो को खत्म करने से पहले, एपिसोड खत्म करने से पहले हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे। DSLR या आईफोन, एक अगर आपको छोड़ना पड़े तो आप क्या छोड़ोगे? DSLR। क्या बात कर रहे हो, गद्दार इंसान। See, the thing is, a storyteller can tell a story whatever gadget they have. So Oh, if क्या you are putting that question, then बंगाली बाबू से क्रिएटिव रिप्लाई तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। बंगाली आदमी बड़े शांत होते हैं यार। हाँ, साउथ इंडियन वेडिंग्स या नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स? साउथ इंडियन वेडिंग्स। क्यों, ज्यादा करी है इसलिए? साउथ इंडियन वेडिंग्स दिन में होती है और मुझे डे लाइट वेडिंग शूट करना अच्छा लगता है। क्रेजीएस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट एवर? मेरे चेहरे से मेरा पिंपल हटा दो। इट माइट साउंड दैट सिंपल, बट आपको पता नहीं है कि कितना मेहनत जाता है वो सब में, एंड आई लाइक टू कीप इट रियल। इंस्टाग्राम रील्स जो है वो सही बिजनेस टूल है या ओवर हाइप किया हुआ है, इतना कुछ होता नहीं है जितना लोग बोलते हैं? आई पर्सनली फील इट्स ओवर हाइप्ड। आई फील कि क्लाइंट जो देख रहे हैं उनको एक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे मोर फोकस करना चाहिए, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड दैट्स व्हाट यू गोना सी एंड दैट विल कैप्चर मोस्ट ऑफ द डेटा। Correct. उसमें ज़्यादा इमोशंस भी रहेगा, सो फोकस मोर ऑन लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट। सुपर। एक ऐसी गलती जो आप कर चुके हो और आप रिग्रेट करते हो और दोबारा कभी नहीं करोगे? एक ऐसी गलती जो मैं रिग्रेट करता हूँ, इन माई अर्ली डेज आई यूज्ड टू ड्रेस अप एट वेडिंग्स एज माई नॉर्मल डे टू डे क्लोथ्स, जो कि मैं कभी नहीं करूँगा। सो वो अर्ली डेज के बाद जो मुझे जो सीख मिला, उसके बाद से आई ड्रेस रियली वेल लाइक एनी अदर गेस्ट एंड गो, तो वो मैं तो कभी रिपीट नहीं करूँगा। प्रॉपर ड्रेसअप करना। हाँ, कैमरा अगर किसी दिन बंद हो गया हाँ, और ये काम बंद हो गया तो आप क्या करोगे? फ़ोन यूज़ करूँगा। ग्रेट यार, थैंक यू सो मच रवि फॉर डूइंग दिस विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बॉस वाला, बी द बॉस।